लगातार जारी। बीते 24 घंटों में 106 लोगों की मौत। पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 7,595। मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की हो रही किल्लत। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की कही बात। अनूपपुर में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा। कर्फ्यू को लेकर प्रशासन अलर्ट। गाइडलाइन का कराया जाएगा सख्ती से पालन। और दानापुर में पीपा पुल में जीप गिरने से बड़ा हादसा। गंगा नदी में डूबकर 10 से ज्यादा लोगों की मौत। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पटना में आज बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। वहीं झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 7,595 पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची में 1,467 नए केस मिले हैं। झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान झारखंड में संक्रमण से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 7,595 तक पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची में 1,467 नए केस मिले हैं। झारखंड में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और वहीं जिले में रांची में ऑक्सीजन की भी कमी बताई जा रही है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर मौजूद। शुभम, लगातार झारखंड में कोरोना बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटे में 106 लोगों की मौत हो गई है। काफी चिंताजनक स्थिति। बिल्कुल राखी, देखिए इसमें कोई बात की दोहराई नहीं, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में कोरोना को लेकर के अब कह सकते हैं परिस्थितियां अपने हाथ से निकलती जा रही है और राज्य सरकार लगातार कोरोना पर मंथन भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो जिस तरीका से आंकड़ों की बात करें तो महज कल ही रात भर में 196 संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा पार कर चुका है और कह सकते हैं 1000 का आंकड़ा प्रतिदिन पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते होंगे जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड की, वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भयावह होते जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीका से झारखंड में कह सकते हैं कि सुरक्षा स्वास्थ्य सप्ताह का ऐलान किया गया था और आज दूसरा दिन है, सड़कों पर लोग नहीं हैं, एहतियातन बढ़ता जा रहा है, लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन तभी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इतना कह सकते हैं बढ़ चढ़ कर आना, तो कहीं ना कहीं अब राज्य की स्थिति थोड़ी दयनीय होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से एक सप्ताह का ये लॉकडाउन एक तरीके से कहा जा सकता है लगाया गया है, वहीं जो जरूरी दुकानें हैं, जो जरूरी प्रतिष्ठान है, सिर्फ वही खुले रहेंगे। क्या सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं और क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन वहां पर किया जा रहा है? बिल्कुल रांची, राजधानी रांची के सहित झारखंड के तमाम जिलों में अब कोरोना के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसका बखूबी पालन देखने को मिल रहा है। इसका कह सकते खामियाजा ये है कि जिस तरीका से राजधानी रांची में जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे राज्य की जनता के मन में एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है और डर के वजह से लोगों ने पालन तो करना शुरू कर दिया। सड़कें वीरान पड़ी हैं, जरूरत के दुकानों को खोला गया, गैर जरूरतमंद जो प्रतिष्ठान उन्हें बंद करने का आदेश दे दिया गया था, तो पालन बखूबी हो रहा है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ हो जाता है, जब सब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तब इतने संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कहाँ से आ जा रहा है। हालांकि आप समझ सकते हैं जिस तरीका से इस चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पहल की शुरुआत की है और ये एक सप्ताह का पहल है। अब यह देखना होगा कि 29 तारीख तक अगर इस सुरक्षा सप्ताह का लाभदायक परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी बात होगी और कह सकते खुशखबरी की बात होगी। जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं रांची रेल मंडल के डीआरएम समेत 196 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं
दौरान कर्मचारियों की ओर से 50% रोस्टर लागू करने की मांग की जा रही है। जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, करीब 196 लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और सभी को कोविड प्रोटोकॉल के तहत होम आइसोलेशन या ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है। सारे स्टाफ्स के हेल्थ के ऊपर कांस्टेंट नज़र हमारे मेडिकल विभाग के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा रखी जा रही है। उनके परिवार को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और उनके हेल्थ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत जो है उनको और उनके परिवार वालों को ना हो। वहीं हमीरपुर जिले से सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने अपना ऑक्सीजन प्लांट कोरोना अस्पतालों के लिए खोलकर सिर्फ 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। रिमझिम फैक्ट्री की इस घोषणा के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। वहीं चारों तरफ रिमझिम इस्पात फैक्ट्री की इस पहल की सराहना की जा रही है। कोविड जो महामारी का इस वक्त समय चल रहा है, ये बहुत ही भयावह बीमारी है। लास्ट टाइम पिछले साल मैं भी इससे पीड़ित रहा था, तो मैंने इसके दर्द को महसूस किया है और इस साल मैं ये जान रहा हूँ कि ये पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर आई है। और इसमें जो भी अब तक का कोविड को लेके इसके जो भी पता चल रहे हैं किस तरह से इससे बचा जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन महत्वपूर्ण दवाई का काम कर रही है। हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि जब इससे कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कस्बे में संचालित रिमझिम इस्पात आज कोविड से जो हमारे मरीज हैं, परेशान हैं, मौत के मुंह पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ का रिमझिम इस्पात उन कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है और रामनवमी के दिन उन्होंने 1000 सिलेंडर देश के विभिन्न कोविड अस्पतालों में भेजे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। वहीं गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरह पूरे देश और विश्व में कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं बिहार में भी रोज नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में मजदूर रोजाना अपने घर वापस लौट रहे हैं। वहीं औसतन पहले 60 से 70 गाड़ियां बिहार में आती थी, लेकिन अब करीब 100 गाड़ियां रोजाना मजदूरों को लेकर वापस आ रही है। वो कभी बोलता है लॉकडाउन लगेगा, कभी क्या है, कभी 9 बजे के बाद शाम से लॉकडाउन है। फिर सुबह में टेंशन रहता है कि कब क्या हो जाएगा, इसीलिए जब अब तक गाड़ी मिल रहा है तो हम लोग चले हैं। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद। शैलेंद्र, जैसे जैसे लॉकडाउन की खबरें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे मजदूर वापस अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का डर और ज्यादा बढ़ गया है। जी निश्चित ही आपको बता दूं कि ये जो चूंकि गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पे देखा जा रहा है NH 27 है यहाँ पे, और देखा जा रहा है कि पर डे दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, तमाम जगहों से सैकड़ों की संख्या में बस आ रहे हैं और बस से पूरे एकदम भर भर के जो मजदूर यहाँ से काम करने गए थे, एक बार लॉकडाउन थोड़ा कम होने के बाद से फिर अपने रोजी रोटी को पटरी पे ला रहे थे, वो रिटर्न आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण को बढ़ने की खतराएं मंडरा रही है बिहार के ऊपर। दूसरी बात ये है कि उन लोगों के दिल में भय हो गया है कि जिस तरह एकाएक उस पिछले साल लॉकडाउन हो गया और आवागमन बिल्कुल ठप कर दिया गया, तो कहीं उस स्थिति में हम लोग न फंस जाए, फिर हम लोगों को पैदल, साइकिल या रिक्शे के सहारे हम लोगों को हजार किलोमीटर की दूरियां तय न करनी पड़े। तो ये डर कहीं ना कहीं उनके मन में सता रहा है। एक बीमारी उनके मन में जो है और एक बीमारी का डर है, एक रोजी रोटी
की तरह सवाल है, बहुत सारी समस्याएं हैं इन मजदूरों के ऊपर। इनके चेहरे को अगर पढ़ा जाए, इनको देखा जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति इन लोगों की है। जी शैलेंद्र, वहीं पहले 60 से 70 गाड़ियां बिहार में आती थी, लेकिन अब रोजाना का जो आंकड़ा है वो 100 तक पहुंच गया है। 100 गाड़ियां रोजाना मजदूरों को लेकर वापस आ रही है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या वहां पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है मजदूरों की? क्योंकि अगर बिना जांच के कोई भी मजदूर जाता है तो संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक वही सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे जिस तरह पिछले साल जिला प्रशासन द्वारा और जो प्रशासन है उसके द्वारा वहाँ पे जो पूरा कैंप लगाया गया था, उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। और जो बस से आ रहे हैं उनको लगातार अपने, जैसे कि आपको खगड़िया हुआ, औरंगाबाद हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, जहानाबाद हुआ, यहाँ से तमाम गाड़ियां उस जिले के लिए जा रही है। तो यहाँ पे पहले ये सिस्टम था कि यहाँ पे रोक कर उनकी सारी जांच की जाती थी और जांच करने के बाद यहाँ से उनको रवाना की जाती थी। लेकिन अभी स्थिति ये हो गया है कि जो बस आ रहा है उसमें मामूली जांच होती है और फिर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना है उसको वहाँ के लिए रवाना कर दिया जाता है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अचानक ऑक्सीजन की बेतहाशा मांग बढ़ गई है और इससे देश भर में अस्पताल ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण हर रोज अस्पतालों में कई लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने के लिए जरूरत हो तो उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए। और ऐसे में देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो पर आकर टिक गई हैं। यहां देश के यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई बड़े राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति होती है। स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। ये लखनऊ से रेक कल आया है और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन भरकर इसे वापस लखनऊ भेजा जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं और कितने इसमें ऑक्सीजन? इस रेक में 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है। तो लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन यूपी के लिए अभी रवाना होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निजी नर्सिंग होम की ओर से परिजनों से ऑक्सीजन गैस की किल्लत की मनमानी की जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक की और स्पष्ट किया कि आपदा के समय अगर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में किसी तरह की मनमानी और कालाबाजारी की जाती है तो चयनित लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। एक तो हम लोग जो ऑक्सीजन के लिए एक यहाँ पर एक और एजेंसी है जो कि इंडस्ट्रियल उत्पादन करती थी, उसको शीघ्र हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति का भी लाइसेंस दिलवा रहे हैं ताकि वहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। क्योंकि इसके अतिरिक्त एक कोविड ओपीडी भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि या तो इस स्टेडियम में होगा या फिर सिकंदरपुर स्टेडियम में होगा, वो हम तय कर रहे हैं ताकि कई लोगों को जो सोचना पड़ रहा है, टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोविड ओपीडी में शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा है कि अल्पसंख्यक छात्रावास भी पूरी तरह से तैयार है, जो कि आज से अभी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो फिर आकर के अपना रिफिलिंग में लाइन लगवा लेता है, वहाँ पे भी हम लोग 24 घंटा बैठ नहीं पाते हैं। दूसरा ये ऑक्सीजन वाला क्लियर हो गया, इसको लिखने को दिया है आपने जो बीच के हमने टीम बनाई थी 2-2 लोगों की, तो ये अशोका और पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार प्रशासन की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है, पर झबुआ के पेटलावद करवट गांव के लोगों को ना तो कोरोना का डर है और ना ही प्रशासन का भय। यहां लोग खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने यहां छापेमारी करते हुए एक किराने की दुकान पर कानूनी कार्रवाई की। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में झाबुआ में लोगों को बिल्कुल भी कोरोना का खौफ नहीं है। यहाँ लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि
पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है और ऐसे लोगों का चालान काट रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में झाबुआ के पेटलावद करवड़ गांव में जिन लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी थी उन दुकानदारों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा। जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जरूरी है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आरक्षक प्रहलाद गुर्जर एवं आरक्षक विजेंद्र यादव बस स्टैंड पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने हेतु ड्यूटी कर रहे थे। करीब 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नल्दी रोड पर अरुण पिता दशरथ मेलीवाल अपनी दुकान के अंदर ग्राहकों को सामान बेच रहा है। सूचना पर चौकीदार भूरालाल गढ़वाल एवं मुकेश प्रजापति को सूचना से अवगत कराकर साथ लिया तथा मैं दोनों फोर्स के अरुण मेलीवाल की दुकान पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ा था। जिससे पूछा कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो उसने बताया कि सुठवाड़िया का रायसन अंदर सामान ले रहा है। सहरसा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। वहीं सहरसा जिले के सदर अस्पताल में 4 बेड का आईसीयू है, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। वहीं ड्यूटी पर मौजूद JANM सोनाली ने बताया कि आईसीयू बंद नहीं है। आईसीयू का नया रोस्टर बनने के बाद आईसीयू की सुविधा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 5 मिनट में ही आईसीयू अपनी हालात खुद बयां करने लगा और एक बार फिर आईसीयू में ताला लटका हुआ दिखाई दिया। इलाज के लिए आए हैं। देखिए यहाँ आईसीयू है, लेकिन हमेशा बंद रहता है। हम लोग का आईसीयू का सुविधा नहीं मिल पाता है। यहाँ रक्तदान का है, जो हम घंटों से लाइन में है। बोलता है अब होगा तब होगा, लेकिन घंटों से बैठा करके रखे हुए हैं। जाते हैं इमरजेंसी में तो वहाँ भी यही हाल है। कोरोना का काल है, बंद है ये। वैसे देखते हैं जब आते हैं तब से बंद पड़ा रहता है। कभी इसका हम लाभ नहीं लिए हैं। जब आते हैं तो हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है। कोरोना काल का ही है। अनूपपुर में कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आगामी 3 मई तक पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जिले के चचाई थाना अंतर्गत कई स्थानों पर थाना प्रभारी BN प्रजापति की ओर से लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। वही समझाई दी जा रही है। जो लोग दुकान खोले हैं और जो इधर उधर घूम रहे हैं, इनको समझाई दी जा रही है कि मास्क लगाएं और घर के अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें। श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार जो है लॉकडाउन लगाया गया है 3 तारीख तक के लिए। तो इन्हें जो है समझाई दी गई है और शांति भी है। अपने क्षेत्र में जो है तमाम पुलिस भ्रमण कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक सवारी गाड़ी गंगा में डूब गई, जिसमें जीप में सवार 4-5 बच्चों समेत 11 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 8 शव गंगा से निकाले जा चुके हैं। यह हादसा दानापुर के पास बने पीपा पुल पर हुआ। हादसे के काफी देर बाद SDRF और NDRF की टीमें बचाव के लिए पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने गाड़ी को ढूंढ निकाला। बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पूरी की पूरी गाड़ी गंगा में समा गई और इस दौरान 4 से 5 बच्चे समेत 11 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 8 शव गंगा से बाहर निकाले जा चुके हैं।
वहीं पटना से रिश्तों के शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने 8 साल के बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काहे मारे पापा? तुमको कैसे पता चला? हम सोई हुए थे तो उठ के देखे तो खोले तो देखे तो गिर गया। कौन किया है? पापा। क्या नाम है पापा का? विजयलाल चौधरी। अच्छा, काहे मारे पापा? अच्छा ये मम्मी है तुम्हारी? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? नहीं है। माई को वही मार के ये बच्चे माई को वही मार के उछावे दिल जाली तो मार के हमरा होती है मार के भैया। अच्छा, आवाज एकरो मार देल कई। तुमको कैसे पता चला? हम सोई हुए थे तो उठ के देखे तो खोले। वहीं जरमुंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे ट्रक चालक और उपचालक गंभीर रूप में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और CHC परिसर के पेड़ से जा टकराया। वहीं ट्रक में फंसे चालक और उपचालक को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही जरमुंडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मामला प्रयागराज के स्वरूप रानी जिला अस्पताल का है, जहां पर ऑक्सीजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण एक मरीज की जान चली गई, जिससे आक्रोशित मरीज के परिजनों ने रेजिडेंट डॉक्टरों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाब में रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी परिजनों पर हमला किया। वहीं हाथापाई की इस घटना में कई डॉक्टर और 4 लोग घायल हो गए। इस हाथापाई की घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर वार्ड के बाहर ही धरने पर बैठ गए और दोषी परिजनों के गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंचे जिला अधिकारी चंद्र गोस्वामी ने सभी को समझाकर मामले को शांत कराया। समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस की ओर से अस्थल चौक में वाहन जांच के दौरान कबाड़ लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। वहीं मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए हथौड़ी थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें देर रात शराब आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्हें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं मुंगेर जिले के एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि इसने अपने साथ 4 घरों को अपनी जद में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां मुंगेर में एक घर में खाना बनाते वक्त हादसा हो गया और इस हादसे में एक और घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही आग बुझाने की कोशिश अपनी जारी रखी। वहीं रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हाईवे पर चलने वाली ट्रकों को रोककर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह का पर्दाफाश किया। सुदूरवर्ती क्षेत्र में बुरमू थाना अंतर्गत
बहलूटा और कोइजम इलाका है, जहाँ से आपको केराडेरी और हजारीबाग की भी रास्ता, बहुत जंगली वाली रास्ता खुलती है। वहाँ से भी इधर कदा गाड़ियों का आवागमन होता है और लोग शॉर्टकट जो रास्ता है उससे भी आना जाना उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। देर रात में ये सूचना प्राप्त हो गई कि जो भी गाड़ी है, पैसेंजर जा रहा है या फिर सवारी गाड़ी अगर जा रही ट्रक जा रहा है, तो उसको ओवर पावर करके उसके ड्राइवर को मारपीट किया जा रहा है और बुरी तरह से लहूलुहान करते हुए उसके साथ से छीन झपट किया जा रहा है, पैसा और उसकी सामग्री छीनी जा रही है। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था और मैंने थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर को उधर भेजा। तो जाने के बाद देखा कि हकीकत है कई गाड़ियां लगी हुई थी और लूटपाट रंगदारी वहां चल रहा था। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना में सड़क हादसा का मामला सामने आया है, जहां बीती रात सड़क पर गिरे पेड़ से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।